आज जब भी इंडियन बिजनेस की बात होती है तो अंबानी अडानी का नाम सबसे पहले आता है ना? लेकिन चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। एक दौर था जब दो नाम थे जो हर किसी की जबान पर रहते थे, टाटा और बिरला। आज इन्हीं दो बिजनेस साम्राज्यों की कहानी को समझते हैं। एक ऐसा समय था जब इंडिया में बिजनेस का मतलब ही था टाटा और बिरला। सुबह इस्तेमाल होने वाले नमक से लेकर सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियों तक इन दोनों का असर हर जगह था। ये सिर्फ कंपनियां नहीं थी, ये तो इंडियन लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी थी। मगर सोचने वाली बात यह है कि क्या दोनों ने एक ही रास्ते पर चलकर यह मुकाम हासिल किया? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर कहानी मजेदार हो जाती है। इन दोनों टाइटन्स ने कामयाबी के लिए दो एकदम अलग रास्ते चुने। एक ने देश बनाने का सपना देखा तो दूसरे ने हर मौके को बिजनेस में बदलने में महारत हासिल की। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम नींव से, उनकी सोच से। एक तरफ थे जमशेदजी टाटा, जिनका सपना था भारत को आत्मनिर्भर बनाना, और दूसरी तरफ थे घनश्याम दास बिरला, जिनकी पैनी नजर हमेशा बाजार में छिपे मौकों पर रहती थी। ये दो लाइनें ही उनकी पूरी फिलॉसफी बता देती हैं। जमशेदजी टाटा के लिए बिजनेस देश की तरक्की का एक जरिया था। वो मानते थे कि अगर भारत को महान बनाना है तो उसके लोगों को महान अवसर देने होंगे। वहीं जीडी बिरला का मंत्र सीधा था, जहां मौका है वहीं बिजनेस है। असली खेल सही समय पर सही मौके को पहचानने का है। और देखिए, टाटा ने उन इंडस्ट्रीज की नींव रखी जिनकी भारत को उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने स्टील प्लांट बनाया ताकि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, बिजली घर बनाए ताकि शहर रोशन हो, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बनाया ताकि देश को बेहतरीन साइंटिस्ट मिल सके। ये सब भारत को अपने पैरों पर खड़ा करने वाले कदम थे। और ये सोच सिर्फ बातों तक ही नहीं थी। उनके लिए प्रॉफिट समाज की भलाई के बाद आता था। उनका साफ मानना था कि बिजनेस का असली मकसद ही समाज की सेवा करना है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं। अब दूसरी तरफ जीडी बिरला का तरीका देखिए। जब देश में स्वदेशी आंदोलन जोरों पर था और लोग विदेशी कपड़े जला रहे थे, तब बिरला ने एक बड़ी प्रॉब्लम देखी कि भाई, चरखे से पूरे देश के लिए कपड़े बनाना तो नामुमकिन है। बस उन्होंने इस कमी को एक बहुत बड़े मौके में बदल दिया और अपनी कपड़ा मिल खली कर दी। तो अब जब हमने उनकी सोच समझ ली है, तो देखते हैं कि इस सोच ने उनके बिजनेस की स्ट्रैटेजी को कैसे शेप दिया। और यहीं हमें उनका सबसे बड़ा फर्क दिखाई देता है। यहीं पर उनकी स्ट्रैटेजी का असली फर्क दिखता है। टाटा ने हमेशा उन बेसिक इंडस्ट्रीज की नींव रखी जिनकी देश को जरूरत थी, जैसे कि स्टील। वहीं बिरला ने हमेशा एक बेहतर और ज्यादा मुनाफे वाला विकल्प, एक ऑल्टरनेटिव खोजा। मतलब टाटा ने लोहा चुना तो बिरला ने एल्यूमिनियम। कपड़ा मार्केट में जब कपास का राज था तो बिरला एक नया फाइबर VSF ले आए। लेकिन सवाल है, एल्यूमिनियम ही क्यों? क्योंकि ये एक कमाल की स्ट्रैटेजी थी। एल्यूमिनियम लोहे से हल्का था, इसमें जंग नहीं लगता था, और ये बिजली का बेहतर कंडक्टर था। इस एक चाल से बिरला ने मेटल सेक्टर में एंट्री भी कर ली और टाटा स्टील से सीधे सीधे कंपटीशन से भी बच गए। स्मार्ट मूव। और उनका ये दांव कोई तुक्का नहीं था, ये एक सोची समझी चाल थी, क्योंकि भारत के पास बॉक्साइट के बहुत बड़े भंडार थे जो एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल है। इसने उन्हें एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दिया। और ऐसा ही कुछ उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया। उन्होंने कॉटन का एक ऑल्टरनेटिव खोजा, VSF। ये लकड़ी के पल्प से बनता था, पूरे साल मिल सकता था, और इस पर रंग ज्यादा अच्छे से चढ़ते थे। इस एक इनोवेशन ने ग्रासिम को मार्केट का किंग बना दिया। अच्छा, तो अब आते हैं मॉडर्न जमाने में और देखते हैं कि कैसे रतन टाटा और कुमार मंगलम बिरला ने अपनी अपनी विरासत को आगे बढ़ाया। मजे की बात है कि यहां भी हमें दो बिल्कुल अलग अलग स्ट्रैटेजीज देखने को मिलती हैं। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को ग्लोबल मैप पर ला खड़ा किया। उन्होंने टेटली, कॉरस और जैक्वार लैंड रोवर जैसे बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स को खरीदा और दुनिया को दिखाया कि इंडियन कंपनियां अब ग्लोबल प्लेयर्स हैं। वहीं दूसरी तरफ कुमार मंगलम बिरला ने भारत के डोमेस्टिक मार्केट पर अपनी पकड़ मजबूत करने पर फोकस किया। उन्होंने सीमेंट और रिटेल जैसे सेक्टर्स में एक के बाद एक बड़े अधिग्रहण किए। और कुमार मंगलम बिरला की स्ट्रैटेजी का स्केल देखिए, जबरदस्त है। उन्होंने 40 से ज्यादा सफल अधिग्रहण किए हैं, जिससे बिरला ग्रुप आज इंडिया के कई सेक्टर्स में एक डोमिनेंट फोर्स बन गया है। उनका तरीका बड़ा सीधा और असरदार रहा है। पहले एक ऐसा मार्केट ढूंढो जहां कई छोटे छोटे प्लेयर्स हों, फिर वहां के एक बड़े प्लेयर को खरीदो, उसे अपने ग्रुप में मिलाओ और मार्केट के अनडिस्प्यूटेड लीडर बन जाओ। और इस स्ट्रैटेजी का नतीजा, आज आदित्य बिरला ग्रुप की वैल्यूएशन 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है।
ये आंकड़ा खुद ही उनकी साम्राज्य बनाने की रणनीति की सफलता की कहानी कहता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, एक राष्ट्र निर्माता जिसने देश की नींव रखी और एक साम्राज्य निर्माता जिसने बाजार के हर मौके को भुनाया, आज के भारत पर किसका प्रभाव ज्यादा गहरा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।